इसके बाद और नोट करा देंगे। 22वां रामायण मेला 42वां 42। 42। इसमें तो और बच्चे कम हो गए हैं, और बच्चे कहाँ जा रहे हैं? जी सर, जब आप आए हैं सर तो 2-3 लोग और थे, चले गए। 2-3 लोग गए और रोक रहे थे सर, लेकिन क्लास शुरू हुई थी तो 50-60 बच्चे आते थे। हाँ सर। क्वालिटी बढ़ाता था शुरू। जी सर। अब सर बहुत कम लोग। गर्मी आएगी और कम होंगे। जी सर। चलिए नोट करिए इसको। 14 दिसंबर 2023 को अयोध्या में 42वें 42 रामायण मेले का शुभारंभ किया गया। देखिए बहुत से क्वेश्चन अयोध्या में भी आ सकते हैं। इसका उद्घाटन हुआ, कौन कौन किया, जो मूर्ति बनी कहाँ से आया था वो, इस तरह क्वेश्चन। वहाँ से सर तमिलनाडु से आए थे। तमिलनाडु से आया था? नेपाल के नेपाल वास्तुकार किसने मूर्ति बनाई उनकी? रामलला की जो मूर्ति है वो सर उसमें पूछ सकता है कि कौन सा स्वरूप है उनका, कौन सा रूप है? बाल। लेकिन सर जो नेपाल से लेके गए थे सर, वो वहाँ के जो मतलब महंत लोग थे, मना कर दिए थे मतलब उस पत्थर अब को। इतना वो नहीं पता है जैसे जो चीज़ें। जी सर। वो तो बहुत विवाद चल रहा था। जी सर। उद्घाटन को लेके भी तो कोई सर लेकिन हम कोई सर तमिल करके हैं सर। नेपाल से ही आया था, कोई शिला का नाम था शालिग्राम। जी सर। और जो मूर्ति बनाए थे क्या नाम है उनका सर हाँ योगीराज। जी सर। ये सब क्वेश्चन बन सकते हैं जैसे अयोध्या में। नोट करिए, हो गया। जी सर। और इसी में आगे जो इस मेले का समापन 19 दिसंबर 2023 को हुआ। 14 को शुरू हुआ था। जी सर। और 19 दिसंबर तक चला। 19 दिसंबर। और आगे इसी में नोट करिए। अयोध्या में रामायण मेला की शुरुआत 1982 में। दूसरा वाला चलेगा। 1982 में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीपति मिश्र अयोध्या में रामायण मेले का शुरुआत 1982 में तत्कालीन मुख्यमंत्री, मतलब 1982 में कौन मुख्यमंत्री? श्रीपति मिश्र ने की थी। अगला नोट करिए, रामायण क्रूज सेवा। रामायण क्रूज सेवा, ये सब देखिए, सब अयोध्या से संबंधित क्वेश्चन ही हैं, उससे जुड़े। रामायण क्रूज सेवा, केंद्रीय मंत्री केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने अयोध्या में पहली क्रूज सेवा के लिए बैठक की। इसकी अध्यक्षता आगे इसी में नोट कर लिया जाएगा, इन्होंने इसकी समिति की अध्यक्षता भी की। क्रूज सेवा के लिए एक समिति बनी है यहाँ, ठीक, जो क्रूज सेवा चलेगी पानी में। जी सर। अभी शुरुआत नहीं हुई है, उसकी अध्यक्षता डॉक्टर मनसुख मांडविया। ये कौन है? स्वास्थ्य मंत्री भी है, याद रखिएगा। अभी शुरू नहीं हुई है
और इसको आप उसी में और नोट कर लीजिए कि ये उत्तर प्रदेश की पहली लग्जरी क्रूज सेवा होगी। उत्तर प्रदेश की पहली लग्जरी क्रूज सेवा होगी। क्रूज सेवा क्या होती है? जो नदियों में चलती है जहाजें, इसमें सब व्यवस्थाएं रहती हैं। जी सर। अभी एक गंगा जी में वहाँ शुरू हुई थी बनारस। जी सर, गंगा विलास। गंगा विलास बनारस से लेकर उसको कलकत्ता तक है। डिब्रूगढ़। बीच बीच में जैसे पानी तो कम हो गया है, एक आध जगह फंस गई, उसके लिए कि पानी पर्याप्त रहे, इस समय पानी कम हो गया। इस समय आप लोग जाएंगे सरयू किनारे या गंगा किनारे, देखेंगे बीच बीच में बालू भर रहते हैं। जी सर, रेत। पहले जलमार्ग भी होता था, इलाहाबाद से लेकर हल्दिया तक जो था, जी सर, सबसे बड़ा भारत का जलमार्ग था। उसमें क्रूज सेवा चलती रहती थी, जहाजें चलती रहती थी। जी अब पानी हमेशा कम हो जाता, 2-3 महीने बाढ़ आए तो उस समय चल नहीं सकता वो, इसलिए वो सब बंद हो गया। उसको फिर से विकसित करने की योजना है, समय समय पर इस तरह के होता है पर्यटकों को डुबाने के लिए। और लेकिन जैसे सड़क मार्ग और वायु मार्ग है, उस तरह का अब नहीं रह गया। अगला नोट करिए, जीआई टैग के संदर्भ में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान। जीआई टैग क्या होता है? ये सर भौगोलिक सूचक। हाँ, भौगोलिक सूचकांक। जियोग्राफिकल इंडेक्स, भौगोलिक सूचकांक जैसे उत्पादों के लिए दिया जाता है। इसको नोट कर, चलिए बताते हैं कि उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान। जैसे किसी क्षेत्र विशेष में कोई चीज उत्पादित होती है, उस पे जैसे पेटेंट होता है, पेटेंट नहीं लेकिन पेटेंट की तरह ही है। उस क्षेत्र के लिए ये होता है कि इस क्षेत्र की ये चीज फेमस है भौगोलिक क्षेत्र में, उसको रजिस्टर करा लिया जाता है। जैसे इधर कौन सी चीज फेमस है जो जीआई टैग में जाता है? कोई जानकारी आपको? आगरे का पेठा हो गया सर। आगरा का पेठा हो गया तो ठीक है। यहाँ का मैं पूछ रहा हूँ, यहाँ का सर बस्ती के आसपास जैसे सिद्धार्थ नगर में काला नमक दाल, काला नमक। जी सर, हाँ, चावल। चावल, जी सर, उसको सिद्धार्थ नगर के लिए जीआई टैग मिला था। यहाँ की लकड़ी, यहाँ के सर काश्तकारी। काष्ठ कला है, वो तो एक जिला एक उत्पाद में शायद। जी सर, जीआई टैग दूसरी चीज है। सर बस्ती में किस चीज़ को मिला है? बस्ती में भी कुछ हमको मिला नहीं, तो कुछ पढ़ मिलेगा तो बताएंगे। एक बार सर पढ़ रहे थे जैसे अभी नई एक लिस्ट आई है, जी सर, जौनपुर की एक मिर्ची फेमस है, एक वहाँ पे बेरी साहब है, उनकी दुकान की मिर्ची फेमस है। जौनपुर की मिर्ची को जीआई टैग में शामिल कर लिया गया है। बंगाली रसगुल्ले को जीआई टैग में शामिल किया गया है। हनुमानगढ़ी के लड्डू को भी सर शामिल किया गया। हनुमानगढ़ी के लड्डू शामिल नहीं हुए। नहीं, हाल ही में एक यहाँ पे राम मंदिर से संबंधित पहले जब आंदोलन चलता था, सिद्धार्थ नगर के कोई थे, वो राम कटोरी मिठाई बनाते थे। जी सर, उस मिठाई उनको भी बुलाया गया मोदी जी, उसको भी बढ़ावा देने के लिए वो किया जा रहा है। जो बालूशाही मिठाई नहीं होती है, उसी तरह होती है। जीआई टैग किसी भौगोलिक क्षेत्र में जो चीज फेमस है उससे, हाँ, उसको मिलता है। तो इसमें नोट करिए, आगे हो गया। उत्तर प्रदेश के 4 उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसके पहले तो बहुत से उत्पाद थे, लेकिन हाल ही में एक अभी कल लिस्ट आई है, उसमें उत्तर प्रदेश के 20-25 उत्पाद, उसको हम लोग उतना वो नहीं करेंगे, जिसमें जौनपुर की मिट्टी भी आई है। इतना करंट नहीं आएगा, अगर जरूरत पड़ेगी तो उसको नोट करवा देंगे आप लोगों को। जो ज़्यादा ये उत्पाद हैं, ये नए उत्पाद निम्न हैं। पहला, बागपत होम फर्निशिंग, बागपत की होम फर्निशिंग। होम फर्निशिंग का मतलब क्या हुआ? जो सर घरों में जैसे किचन का लगता है, जैसे घर बनते हैं तो लास्ट में वो एकदम उसकी फिनिशिंग की जाती है बढ़िया से, तो बागपत की होम फिनिशिंग जो है वो फेमस है, उसको जीआई टैग में शामिल कर लिया गया। और दूसरा है अमरोहा की ढोलक या अमरोहा ढोलक।
अमरोहा ढोलक लिखवाए थे। वही तो मैं पूछ रहा हूँ क्या, क्योंकि उनसे कहें कि सर वो पढ़ाया होगा, बताएं, ये आए नहीं। चलिए तो आज दूसरी चीज पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सर उसको बताएं कि कोई चीज पढ़ाएं। आज पुरस्कार देखते हैं, ठीक। पुरस्कार जो कुछ पढ़ाए हैं, तो हम अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार नहीं पढ़ाए हैं? बुकर उकर प्राइज हुआ नहीं हुआ है ना? नहीं पढ़ाया था। चलिए तब पुरस्कार, राज्य पुरस्कार में भी होता है तो कुछ पढ़ाए हैं। पुरस्कार भी कुछ पढ़ाए हैं ना? बुकर पुरस्कार पढ़ाया गया है। बुकर 33वां व्यास सम्मान तक सर पढ़ाया गया। बुकर नहीं बताया गया है? बुकर बताया गया। बुकर बताया है जी सर। पुरस्कार में सर 32वां सरस्वती सम्मान है 2022-23, बुकर पुरस्कार 2023, 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023, 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021, 33वां व्यास सम्मान के बिरला फाउंडेशन। ये सर इसलिए हम अंतर्राष्ट्रीय शुरू करते हैं। जैसे एक एक चीज खत्म होती रहती है, सब उसमें थोड़ा थोड़ा पढ़ानी है, तो उसमें कुछ चीजें तो फिर जो छुट्टी रहेंगी फिर हो जाएगा। हम शुरू करते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय, जैसे वो राष्ट्रीय वाला पढ़ा दिए हैं ना? जी सर। ओके। अंतर्राष्ट्रीय करंट या समसामयिकी, समसामयिकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो चीजें हुई हैं, इसमें हम लोग पढ़ेंगे जो सम्मेलन हुए हैं। सम्मेलन के लिए अलग से भी पढ़ेंगे एक बार। जी सर। सम्मेलन हुए हैं, सूचकांक हैं। एक बार सर संगठन बता दीजिएगा जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। संगठन बता देंगे तो लास्ट में बताइएगा तो जी सर। पढ़ाना होगा। इसमें नोट करिए, गरबा, गरबा जानते हैं ना, एक नृत्य है। गरबा सर, हाँ वहाँ का सर, हाँ गुजरात में। गरबा वो मानवता की अमूर्त, मानवता की अमूर्त। अभी हम बताते हैं मूर्त और अमूर्त क्या होता है। सांस्कृतिक विरासत, ये हेडिंग डाल दीजिए, मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। जैसे मूर्त अमूर्त क्या होता है, जैसे कोई चीज है, अभी मैं बता रहा था कि यहाँ के धान को चावल जी सर। जीआई टैग में शामिल कर दिया गया है। वो कैसी चीज है, भौतिक चीज है, उसको हम देख सकते हैं, खा सकते हैं, और अमूर्त चीजें हो जाती हैं। जो अधिकार हमको किसी चीज से मिलता है वो अमूर्त में होती है। तो गरबा नृत्य को इसमें शामिल किया गया है, अमूर्त में। जैसे कोई बुक लिख दिया, जो बुक से उसको पैसा मिलता है, साथ राइटिंग मिलती है, उसमें आती है, अमूर्त में आती है। इंग्लिश में इसको टेंजिबल और नॉन टेंजिबल कहते हैं, मूर्त और अमूर्त। तो गरबा को किसमें शामिल किया गया है? गरबा नृत्य को अमूर्त, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। और वो कई वैसे भी करती है सांस्कृतिक विरासत में, जैसे हमारे यहाँ ताजमहल है, कई जगह केवला, पश्चिम बिहार, ये सब शामिल किसमें है? ये सब संयुक्त राष्ट्र के उसमें शामिल है विरासत स्तर में, लेकिन वो सब किसमें शामिल है? मूर्त में। ये किसमें शामिल है? अमूर्त में। इसको नोट करिए। गरबा नृत्य कहाँ का है? गुजरात। अब जैसे फेमस, कोई जरूरी नहीं है कि यही पूछे कि अमूर्त में शामिल किया गया। इस समय चर्चा में आ गया, इस समय पूछ सकता है कि कहाँ का गरबा नृत्य है। अभी वहाँ पे कई हजारों युवतियों ने गरबा नृत्य करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड दर्ज कराया था। अभी हाल ही में 1 महीना पहले। नोट करिए इसमें अमूर्त विरासत में, इसको भी नोट कर लीजिए क्या होती है अमूर्त विरासत। अमूर्त विरासत में ऐसी परंपराएं सम्मिलित हैं, ऐसी परंपराएं सम्मिलित हैं
जिन्हें देखा नहीं जा सकता। वही चीज बता रहा था ना कि जिनको अनुभव किया जाए उस तरह, और जिनको देखा नहीं जा सकता, जिनको हम अपने पूर्वजों से प्राप्त करते हैं, जिनको हम अपने पूर्वजों से प्राप्त करते हैं। जबकि मूर्त विरासत में साक्षात और देखी जा सकने वाली कला वस्तुएं आती हैं। साक्षात और देखी जाने वाली, जैसे सामने प्रत्यक्ष, जैसे काला नमक को बताया ना, तो आप उसको देख रहे हो, प्रत्यक्ष है। शामिल होती है, जैसे स्थापत्य, मूर्ति, चित्र आदि। जैसे आगरा का ताजमहल है तो उसको आप देख रहे हैं ना, कोई मूर्ति शामिल कर ली गई, कोई चित्र शामिल, जैसे खजुराहो के मंदिरों को भी शामिल किया गया है। अब अमूर्त मूर्त में आपको सब अंतर आ गया समझ में ना। उसमें क्या था, उसको देखी नहीं जा सकती, उनको हम अपने पूर्वजों से प्राप्त करते हैं। जैसे झारखंड का एक छऊ नृत्य है, वो भी शामिल है यूनेस्को सूची में, मानवता की सूची में। एक बार सूची आती रहती है, तो जो पुराना हो गया उसको नहीं पूछता है, लेकिन जो नया रहता है उसको पूछता रहता है। अब इसमें नोट करिए कि गरबा के बारे में, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनेस्को किस चीज पे काम करती है? ये सर, ये शिक्षा, संस्कृति, किसी चीज पे यूनेस्को धरोहर। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत संरक्षण यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति की 18वीं बैठक में 5 से 8 दिसंबर 2023 को, ये भी पूछ लेता है कि कौन सी बैठक में क्या क्या। 18वीं बैठक 5 से 8 दिसंबर 2023 को कसाने जगह कहाँ की गई? जैसे क्वेश्चन पूछेगा कि कहाँ हुई थी, कसाने, आगे लिख लीजिएगा क्वेश्चन में, बोत्सवाना। कसाने कहाँ है? बोत्सवाना में संपन्न हुई। बोत्सवाना किस लिए फेमस है? हीरा उत्पादन के लिए। ज्योग्राफी आप लोग पढ़ेंगे, और बोत्सवाना में कई ऐसी जनजातियां हैं जो खतरनाक, कोई पूछता है कि कौन कहाँ की है। हीरा उत्पादन के लिए बोत्सवाना फेमस है। और आगे लिखेंगे, इस बैठक के दौरान 51 नई विरासत स्थलों को, 51 नई विरासत स्थलों को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया। जो पेटेंट होता है वो भी अमूर्त होता ही है। पेटेंट होता है ना, किसी चीज का कोई आविष्कार करता है तो उसको पेटेंट करा देता है अपने अधिकार में, बौद्धिक संपदा जिसे। हाँ, तो लाभ में अगर आप लोग कोई
पढ़ेगा तो उसमें एक पेपर भी होता है इसी संबंधित अमुक चीज़ों से, IPR, जो चीज़ें अमूर्त हैं उनका कैसे अधिकार मिलेगा, कैसे होगा, उसका अध्ययन किया जाता है। रुक जाइए, इसमें और देखिए कुछ। हाँ, एक नोट कर लीजिए कि अभी तक कितनी शामिल हुई, नोट करिए आगे। यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में 140 देशों की 693 यूनेस्को 140 देशों की 693 विरासत स्थलों को अब तक शामिल किया जा चुका है। जैसे हर साल इनका कुछ न कुछ इसमें शामिल होते रहते हैं, आवेदन किया जाता है। अब तक कितने हुए हैं? 693। और कितने देश हैं विश्व में? जो 140 नहीं, 140 देश में है ना, लिख लीजिए 140 देशों में 693 विरासत स्थलों को शामिल किया जा चुका है। वैसे कितने देश हैं? संयुक्त राष्ट्र के कितने देश सदस्य? 192-93 है ना। अभी नया कोई देश शामिल हुआ होगा लास्ट में, तो हमको लगता है किसी और या दक्षिणी सूडान। तो मतलब इसका मतलब कि 140 देश से ही शामिल किए गए हैं, 50-60 देश बच जा रहे हैं। और कोई कुछ देशों से इसका मतलब कि 4-4, 5-5 होंगे, जिससे भारत से ही कई हैं। जी सर, हमारे ख्याल से आगे नोट करिए। ये सर शामिल क्यों करते हैं सर? हाँ? यूनेस्को में सर शामिल करते हैं। शामिल इसलिए किया जाता है कि ये संरक्षण, इसको सब लोग जाने, पूरी दुनिया जाने, इसका संरक्षण हो। मतलब सर यूनेस्को का काम क्या है? वो कल्चरल और सांस्कृतिक धरोहरों और धरोहरों को करती है। इसको जाने एक समाप्त न हो जाए चीज़ें। बहुत सी चीज़ें देखिए धीरे धीरे हमारे यहाँ समाप्त होती जा रही है। जी सर, इनका संरक्षण किया जाए, इसको बढ़ावा मिले। जो जो चीज़ें आ जाती हैं, जब शामिल किया जाता है, वो विश्व के पटल पे आ जाती हैं। जैसे अब हम लोग जान गए, यूनेस्को में कोई पढ़ेगा तो मान लीजिए हमारे देश का भले न हो, लेकिन इंडिया की बात आएगी तो देख लेगा ना कि इंडिया से कितने शामिल हैं। जी सर, तो जानेगा गरबा क्या है, गरबा के बारे में जानना चाहेगा। अब शामिल किया गया तो हम लोग गरबा के बारे में पढ़ देंगे तो बहुत से नृत्य हैं। जी सर, तमाशा नृत्य है, चकुला है। एक आप लोग क्वेश्चन ये भी आता है कि कौन नृत्य किस राज्य का? जी सर, क्षेत्र कुचिपुड़ी हुआ, कथक हुआ, ये सब आता है ना, मोहिनीअट्टम हुआ। जी सर, किस राज्य के हैं, कौन किससे संबंधित है? कई कलाकार लोग होते हैं, जी सर, इससे भी आता है। आगे नोट करिए। इस बैठक के दौरान गुजरात, अब देखिए भारत से कितने शामिल है, भी आगे होगा मिलेगा। इस बैठक के दौरान गुजरात के गरबा को मानवता की विरासत, सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है। सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया। आप लोग छोटे तो पूछ लिया करिए, ये नहीं कि गलत लिख लें कि लेकिन अब तक 15 भारत में जो है, अब तक 15, ये 15वां है अमूर्त सूची, इसको भी नोट करा देते हैं। इसके पहले कितनी शामिल की जा चुकी थी? 14 चीजें। तो नोट करिए इसको। गरबा भारत की 15वीं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है, जिसको यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। उनके संरक्षण के लिए भी कुछ अनुदान भी मिलता है। जी सर, गरबा कौन थी? 15वीं।
करते हुए? जी सर, एक बार देखिए। औरतें करती हैं, आदमी भी करते हैं। जी सर। लेकिन अधिकतर डंडे लिए रहते हैं एक एक हाथ में। जी सर। इससे ये सर डांडिया भी होता है सर ये। हैं? वो डांडिया में इसमें भी लिए रहते हैं, उसे नाचते हैं। हाँ सर। नोट करिए इसको। गरबा एक अनुष्ठानिक और भक्तिपूर्ण नृत्य है जो हिंदू त्योहार के नवरात्रि के अवसर पर किया जाता है। हिंदू त्योहार के नवरात्रि के शायद में मटका लेके भी किया जाता है। करवाना चाहिए। हो गया? आगे नोट करिए, इसका नाम गरबा क्यों पड़ा है? क्या गर्भोद्दीप या गरबा शब्द की उत्पत्ति गर्भो ऐसे नोट करिए। गर्भो या गरबा शब्द की उत्पत्ति गर्भो या गरबा शब्द की उत्पत्ति गर्भदीप से हुई। संस्कृत शब्द गर्भदीप से हुई है। हो गया? इसमें आगे नोट कर लीजिए कि वर्तमान में भारत अमूर्त सांस्कृतिक विरासत हेतु अंतर सरकारी समिति का सदस्य है। जो यूनेस्को की समिति बनी है उसका सदस्य भी वर्तमान में भारत है। वर्तमान में भारत अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के अंतर सरकारी समिति का सदस्य है। इस 24 सदस्यीय समिति में भारत का, उसी में आगे नोट करिएगा, उसमें इस 24 सदस्यीय 24 समिति में भारत का चुनाव वर्ष 2022 में 4 वर्ष के लिए किया गया। अब तक रहेगा 2026 तक। 24 सदस्यीय समिति में भारत का चुनाव 2022 में 4 वर्ष के लिए किया गया। देखिए इससे बहुत से क्वेश्चन आप लोग को मिल गए होगा। जैसे मूर्त अमूर्त का जी सर। कितने अब तक मिला है? 15 को मिला है। गरबा है तो कहाँ का है, किस सबसे बना, जिसे भी पूछ सकता है। इसमें आपको बहुत से क्वेश्चन मिल गए, 10-7 क्वेश्चन। और ये जो समिति है इसका भी सदस्य है भारत, जो इस समय क्या करती है? चुनाव करती है। ये अंतर सरकारी समिति है जो कि सांस्कृतिक स्थलों के लिए चुनाव करती है, उसका भी सदस्य है भारत। और 2022 में बना कितने वर्ष के लिए? 4 वर्ष के लिए, अर्थात 2026 तक। देखिए इसके पहले जितने हैं नोट करा दें, कौन कौन सी अमूर्त विरासत शामिल हैं? कितने थे टोटल? 15 है टोटल सर। 15। ये 15वां था। जी सर, गरबा को लेकर ये क्या था? ये 15वां था। एक एक लाइन में नोट करना हो कर लीजिए। जी सर, 1 लाइन। लिखाया है? इसमें तो सब चीजें कहाँ हो गई सर, एक भी नाम नहीं याद करना, उसने बताया। आप लोग चारों लोग नहीं लिखी है? लिखी हैं? क्या क्या लिखा है उसमें? देखिए एक ही लोग लिखे हैं, 4 लोग तो ऐसे ही नहीं लिखे हैं। नोट कर ले, आपको शुरू में बताना चाहिए ना।
शामिल किया गया। आगे पुस्तक में लिख लीजिएगा 2008 कब कब शामिल किया गया। तो मतलब एक क्वेश्चन आ जाए, भारत में पहला अमूर्त कौन शामिल किया गया? रामलीला। रामलीला बनाया गया कब? 2008। आगे नोट करिए वैदिक मंत्रोच्चार। वैदिक मंत्रोच्चार, जो मंत्र पढ़े जाते हैं वो मंत्रोच्चार की परंपरा 8 में 3 शामिल हुए थे। ये सर लिखे हैं, इनको पता ही नहीं था। हाँ? लिखे हैं सर, वैसे काफी बंद करके रख सर दिया। वो पहले पढ़ा है सर, अब याद आया है। पढ़ते हैं ना, एक बार यहाँ पढ़ लिए। अगला नोट करिए कुट्टम। कुट्टियट्टम सांस्कृतिक, ये संस्कृत की नाट्यशाला है, ये भी 8 में शामिल है। 2008 में सर। एक एक चीज पढ़ानी चाहिए ना, उसमें राष्ट्रीय खत्म होता तो होता, राष्ट्रीय में कुछ बचा रहेगा। जी सर। अगला है रोमन। रोमन 2009 में सर। एक गढ़वाल हिमालय का एक धार्मिक उत्सव। रमन क्या है? गढ़वाल हिमालय का धार्मिक उत्सव। मुडिएटू ऐसे लिखिए। अगला है मुडिएटू, यहाँ एक्सेप्टर बना दीजिएगा। एक नोट किया गया केरल का अनुष्ठानिक रंगमंच एवं नृत्य नाटक। अगला नोट करिए कालबेलिया। कालबेलिया राजस्थान का लोकगीत है। जी सर। कालबेलिया। हो गया? जी सर। छऊ नृत्य, इसको बता रहा था मैं शुरू में ना। जी सर। झार। छऊ नृत्य, छऊ नृत्य। छऊ नृत्य ये झारखंड उड़ीसा में, मूलतः झारखंड का है, लेकिन झारखंड उड़ीसा में भी प्रचलित है। अगर किसी एक राज्य का आ जाएगा कहाँ पर नोट करें? झारखंड। इसमें मुंह पर मास्क लगा के वहाँ के आदिवासी समुदाय युद्ध कला टाइप हो होता है, आता है। कभी कभी आप लोग देखेंगे, इसको गूगल को सर्च करेंगे तो उसमें बना सकते हैं। अगला नोट करिए लद्दाख का बौद्ध मंत्रोच्चार। लद्दाख का बौद्ध मंत्रोच्चार। लद्दाख में बहुत सी बौद्ध मठे हैं, पर लद्दाख में, हिमाचल प्रदेश में। संकीर्तन। अगला नोट करिए संकीर्तन। जैसे हमारे यहाँ कीर्तन होता है ना, जी सर। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कीर्तन या हरि कीर्तन। जी सर। ये संकीर्तन है, वही शब्द है। ये कहाँ का है? मणिपुर का। मणिपुर का अनुष्ठानी गायक है, जिसमें ढोल वादन के साथ नृत्य होता है। अगला है पंजाब के, इसको हम 60 में दिखा देते हैं। पंजाब के ठठेरों द्वारा, जो बर्तन का काम करते हैं उनको ठठेरा कहा जाता है ना। जी सर। पीतल और तांबों के बर्तनों से बनाए जाने वाली शिल्प कला। अगला नोट करिए योग। योग को तो आगे नोट कर लीजिएगा, पुस्तक में 2016 में शामिल किया गया है। योग
अगला है नवरोज। नवरोज एक नवरोज त्योहार आप लोग पढ़े होंगे कि मुगल काल में होता था कि जागीर ने शुरू किया था, फिर अगली बार उसने बंद करा दिया। ये क्या है? नववर्ष का उत्सव जो होता है उसी को मनाया जाता है। औरंगजेब ने नवरोज के त्योहार को उसमें बंद कर दिया। बराबर ये है नवरोज 2016, इसको भी नोट कर। कुंभ मेला, कुंभ मेला को शामिल किया गया 2017। कितने जगह कुंभ मेला होते हैं भारत में? 4 किस किस जगह? इलाहाबाद, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन। 4 जगह। और सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? प्रयागराज। और इलाहाबाद में जो कुंभ मेला लगता है उसका रिकॉर्ड भी है कि विश्व में सबसे अधिक अगर कहीं से लोग इकट्ठा होते हैं तो वहीं होते हैं। उस समय वो विश्व का सबसे घन जनसंख्या घनत्व वाला स्थान हो जाता है, खास करके मौनी अमावस्या के में। जब मौनी अमावस्या का नाम रहता है तो बहुत भीड़ होती है। चारों जगह 4 नदियां हैं। नासिक किस नदी के किनारे बसा है? गोदावरी। उज्जैन में क्षिप्रा। और गंगा गंगा के होता है इलाहाबाद में। एक तरह से तो गंगा यमुना का संगम है वहाँ। जी सर, संगम। अगला नोट करिए, कोलकाता की दुर्गा पूजा। कोलकाता की दुर्गा पूजा बहुत फेमस है। जी सर। इसको 2021 में शामिल किया गया। और लास्ट में अभी नोट कराए ही गुजरात का गरबा। लेकिन जलवायु प्रदर्शन सूचकांक बताया गया है। देख कहाँ तक हुआ है? टाइम पर्सन ऑफ द ईयर नोबेल क्या था जी? नोबेल पुरस्कार 2023 ये हो गया। भूख सूचकांक, वैश्विक भूख सूचकांक हो गया। नोबेल पुरस्कार हुआ है। विश्व शांति सूचकांक, विश्व शांति सूचकांक। क्योंकि हम कुछ को आगे छोड़ के बढ़ गए। ये वाला बता दीजिए। विश्व शांति सूचकांक हुआ है? नहीं। विश्व दासता सूचकांक। सूचकांक तो मैं पूछा हूँ, जैसे सूचकांक आप लोग कहेंगे। आज का पुरस्कार बताया गया है? आज का पुरस्कार चलिए हम सम्मेलन शुरू करते हैं। सम्मेलन में भी बताया गया था, कोप सम्मेलन हुआ है। यस सर, कोप हो गया। तो सबने थोड़ा थोड़ा पढ़ा दिया है क्या होगा? जी सर, एक बार सर। कोप 28 थोड़ा सा नहीं पढ़ा है। कहाँ से क्या बचा है? बहुत आलोचना भी 2027। आज का पुरस्कार भी हो गया ना। चलिए तो हम बस शुरू करते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार हुआ वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2023। नहीं तो इस तरह से फिर तो समझ नहीं आएगा ना, कुछ पढ़ाए भारत क्या क्या छूटा है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय में ही मैं बोल रहा हूँ, जहाँ शुरू किया हूँ मैं। आप बोलिए क्या क्या पढ़ाया गया है अंतर्राष्ट्रीय में? समसामयिक में गरबा हो गया, ठीक, टाइम्स ऑफ द पर्सन ईयर हो गया, नदी डाल्फिन योजना हो गई। हो गया। हाँ हो गया। हो गया ना। बहुत पहले पढ़ा। रूस की सीएफ संधि हो गई। क्या सर?
रूस की CFP संधि, ये नहीं हुआ। तो वही बीच में छोटे छोटे सब पढ़ाए हैं सब। इसमें सर मतलब एक सर आप लोग पता होना चाहिए कि ये ये भी पढ़ाया गया है कि ये भी नहीं पढ़ाने के बाद फिर याद आया। ये नहीं हुआ। ये सर हुआ नहीं है सर, क्वेश्चन था सर। इतना तो याद ही है सर। नहीं सर, जैसे मैं इसकी देख रहा हूँ आप लोग हैं जैसे 20 है 20 सम्मेलन है तो वो 3-4 को बता दिए सर जैसे कि तो वही देख रहा हूँ। सर एक क्वेश्चन आया था हाँ। कि बजट के चरणों का सही क्रम व्यवस्थित करें। इसमें था सर एक विनियोग विधेयक, वित्त विधेयक, अनुदान की मांगे, विभागीय समितियों द्वारा समीक्षा। तो ये सर विनियोग विधेयक ये क्या होता है सर? ये जब बजट आप पढ़ेंगे जी सर। संविधान के 112 से लेकर 116 अनुच्छेद पढ़ेंगे सब उसमें आपको मिलेगा। विनियोग विधेयक सर। हाँ, विनियोग विधेयक, अनुपूरक बजट, ये सब मिलेगा। 100 कितने से 112। ठीक है। उसकी इंग्लिश क्या दिया है देखिए, इंग्लिश सर इसमें दिया है 112 में बजट है, उससे लेके 12, 13, 14, 115 में शायद विनियोग विधेयक की परिभाषा है, 15 या 16 में, वो एकदम इस समय कंफर्म नहीं है। दिया सर पासिंग ऑफ एप्रोप्रिएशन बिल। वही एप्रोप्रिएशन बिल वही है विनियोग। ठीक ये किसका पेपर है? जी सर, यहीं का सर हुआ सर। जी सर, टेस्ट हुआ। चलिए और नोट करिए, विधि या संवैधानिकी, जैसे जो कानून वानून बने हमसे मिलना पड़ेगा हमको। जी अब पूछें, अब वही इनको याद होगा कहाँ कहाँ से। वो बल्कि हमसे कहें कि बजट पढ़ाइएगा तो कहे ठीक है कल से शुरू करेंगे, तो आप लोग करें बजट क्यों भाई? नहीं सर, बजट सर अच्छे से चला नहीं है। दूरसंचार विधेयक, दूरसंचार विधेयक, देखिए विधेयक और अधिनियम में अंतर जानते हैं आप लोग? जी सर। जो बिल पेश की जाती है राज्यसभा या लोकसभा में, जब तक उस दोनों जगह से पास होकर राष्ट्रपति की साइन नहीं हुई तब तक वो बिल लगती है। जैसे राष्ट्रपति की साइन हो गई उसको क्या हो जाती है? अधिनियम हो जाती है। तो ये दूरसंचार विधेयक है, नोट करिए। यह विधेयक भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885, दूरसंचार विधेयक 2023 नोट कर लीजिए, आगे लिख लीजिएगा। यह विधेयक भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885, भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम 1933। इसमें गवर्नमेंट क्या कर रही है? पुराने कानूनों को मिला के उनके ऐसे सरल कानून बनाना चाहती है, उनका संशोधन कर देती है। जैसे IPC जो 1860 का लागू था, उसको नया नाम अभी पूरा संशोधित हो गया, नया संहिता रख दिया गया 2023 में लागू। कुछ तो वही पार्ट है, कुछ संशोधित कर दिया गया। इसी तरह बहुत से पुराने कानूनों को समाप्त भी कर दिया गया। पिछली बार जैसे बताया था मैं, जन सेवा के करके एक अधिनियम कौन आया था? आप पिछली बार भी क्लास में थे ना? जी सर। पिछली बार आते थे तो उसमें 156 कानूनों को या 145 कानूनों को समाप्त कर दिया गया था कि जो केवल कानून बने उनका कोई जरूरत नहीं है। इसी तरह देखिए इस कानून में भी है, जो विधेयक है 3-4 कानूनों का स्थान लेगा। किनका स्थान लेगा? पहला लिख लीजिए, नोट करिए, भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885, भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम 1933, और टेलीग्राफी तार अधिनियम 1950 का स्थान लेगा। टेलीग्राफी तार अधिनियम 1950 का स्थान लेगा। यह विधेयक जो
दूरसंचार 2023 से किन कानूनों के स्थान पे नया कानून बनेगा। आगे देखिए, यह भारतीय दूरसंचार नियामक, जिसको ट्राई भी कहते हैं, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997 में भी संशोधन करेगा। 19 भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई अधिनियम 1997 में भी संशोधन। नियामक संस्था क्या होती है? जो नियम कानून किसी चीज से, जैसे टेलीफोन से और वायरलेस जितनी कानून होते हैं, कौन करता है? भारतीय ट्राई दूरसंचार वही निर्धारित करेगी कि किसको 2G स्पेक्ट्रम दिया जाए, किसको 3G दिया जाए, किसको 4G दिया जाए, किसको 5G दिया जाए। देखते होंगे इस समय सबसे बड़ी कंपनी कौन बन गई है टेलीकॉम के क्षेत्र में? जियो बन गई। जो बड़ी बन जाती है सबसे बड़ी, फिर उनका नेटवर्क, इसमें नेटवर्किंग की बहुत प्रॉब्लम आ रही है। शुरुआत में बहुत अच्छी थी, और हमारा BSNL जो है सरकारी कंपनी है, वो अभी 3G में ही चल रहा है। 4G में आ गया सर, लेकिन चलता नहीं। 4G उसका बहुत दिन से, लेकिन चलता नहीं ना। आगे नोट करिए, सरकारी अगला विधेयक ये हो गया कि इनका 3 का नया स्थान लेगा। अभी यह पारित नहीं हुआ विधेयक, केवल राज्यसभा में पारित है, लोकसभा में पारित नहीं है, नहीं राष्ट्रपति। अब अगला नोट करें, केंद्रीय माल और सेवा विधेयक 2023, माल और सेवा। कौन सी? इसको क्या कहते हैं? GST ही है। GST उसी का नाम है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसमें भी संशोधन किया जा रहा है। इसमें क्या, ये कब लागू हुआ था? ये सर GST कब लागू हुआ? 19 में सर, 1 जनवरी 2017 में। नोट करिए आगे, यह विधेयक केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम 2017 में संशोधन करता है। माल और सेवा कर, पोस्टर में GST लिख लीजिए, GST ऐसे समझ में आ जा रहा है। जी सर, 101वां संविधान संशोधन द्वारा हाँ, वो लागू किया गया। इसमें क्या क्या संशोधन में नोट करिए, इसमें अपीली प्राधिकरण के अध्यक्ष की आयु सीमा 67 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष कर दी गई। अपीली प्राधिकरण के अध्यक्ष, जैसे GST में कहीं कुछ हुआ, कोई संतुष्ट नहीं तो ऊपर अपील करेगा। 2-4 महीना पहले देखे रहे होंगे, GST की बहुत टीमें यहाँ आती थी, सब दुकान बंद करके भाग जाते थे। जी सर, एक बार सर फिर से बोल दीजिए। इसमें अपीली अधिकरण के अध्यक्ष की आयु 67 से बढ़ाकर 70 वर्ष और सदस्यों की आयु 65 से बढ़ाकर 67 वर्ष कर दी गई। कई विधेयक और किए गए हैं जो दूसरे से संबंधित है, उसको हम छोड़ दे रहे हैं। ठीक, बिहार का है या कहीं का। एक देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करिए। अभी बहुत आरोप गवर्नमेंट पर भी लग रहा था कि चुनाव आयोग को संशोधन की है ना। सर, मुख्य न्यायाधीश तो उसमें क्या संशोधन किया गया, नोट करिए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त
अन्य निर्वाचन आयुक्त की निर्वाचन आयुक्त कोष्टक पर नियुक्ति एवं सेवा शर्तें, कोष्टक में लिखिएगा नियुक्ति एवं सेवा शर्तें विधेयक 2023। सेवा शर्तें मतलब उनकी सेवा में क्या क्या शर्त रहेगी उसको कहा जाता है सेवा शर्तें। इस समय मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? राजीव राजीव कुमार। तो याद रहना चाहिए कि इस समय चुनाव हो रहा, आचार संहिता लग चुकी है। जी सर। इसमें नोट करिए लोकसभा द्वारा पारित, ये विधेयक लोकसभा द्वारा पारित हो गया है, ये कानून भी बन चुका है वर्तमान में। जी सर। इसमें क्या क्या परिवर्तन किया गया है नोट करिएगा इसको। विधेयक के प्रावधानों के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की, जो दो और निर्वाचन आयुक्त होते हैं वो निर्वाचन आयुक्त होते हैं और एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त, की नियुक्ति चयन समिति के, एक चयन समिति बनेगी, चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति करेंगे। या राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। देखिए अब क्या क्या कौन कौन रहेगा चयन समिति में, नोट करिए। चयन समिति में प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल का एक मंत्री, इसमें गृह मंत्री रहता है, मतलब कोई मंत्री रह सकता है लेकिन सामान्यतः केंद्रीय मंत्रिमंडल का एक मंत्री, लोकसभा में प्रतिपक्ष का नेता, लोकसभा में प्रतिपक्ष का नेता या सबसे बड़े दल का नेता शामिल होगा। इसमें पहले इस समिति में कौन थे? मुख्य न्यायाधीश थे। भारत के मुख्य न्यायाधीश को हटा के एक मंत्री को कर दिया गया है। इससे क्या हो गया? इससे तो जिसकी गवर्नमेंट रहेगी वो अपने उसी करेंगे, जैसे बहुमत सर बहुमत तो उसी का हो जाता है, कोई गवर्नमेंट रहे, इसीलिए इसका विरोध ना करें। चुनाव सर इसमें प्रधानमंत्री हो गए, जी सर, और कोई हो जाएगा एक मंत्री, उन्हीं के कैबिनेट बहुमत हो गया। बहुमत हो गया। तो इससे ईवीएम का शंका क्यों न किया जाए? अब ईवीएम के बारे में यहाँ बात करते हैं। ईवीएम की अच्छाई, जी सर, हो गया है ना? जी सर। ये बहुत इम्पोर्टेंट विधेयक है। तो क्यों सर, मतलब मुख्य न्यायाधीश को क्यों सर इसमें से बाहर कर दिया गया? अब तो वही लोग जानेंगे ना, नीति नियंता बनाने वाले, यहाँ पर साथी क्यों बात किया गया, या तो दिक्कत हुई रही होगी जल्दी न उस पर वो प्रक्रिया देते रहे हम, इनकी बात नहीं मान रहे हैं या इनकी बात न मान रहे हो, जो भी हो। लेकिन सर चुनाव आयोग तो निष्पक्ष रहता है, वो तो किसी के फेवर में नहीं रहता। संविधान में तो निष्पक्ष ही है चुनाव आयोग, न्यायालय भी हमारा निष्पक्ष है, प्रधानमंत्री जी सर। मंत्री भी निष्पक्ष है। ऐसा थोड़ी है कि जैसे सर CGI के रहने तो सर उसका जो मतलब चुनाव प्रक्रिया जो मतलब प्रभुत्व है और विश्वास है जनता का अधिक रहता है। अब सर कैबिनेट उन्हीं के रहेंगे तो फिर चलिए वो तो दूसरी बातें हैं। अब आगे देखते हैं। एक बिहार में संशोधन किया गया, इसको हम लोग नहीं देखते, कोई मतलब नहीं है। जन्म और मृत्यु, अगला नोट करिए, जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन संशोधन अधिनियम 2023। जन्म मृत्यु का भी रजिस्ट्रेशन होता है ना? जी
जी सर, जन्म पहले तो होता था कोई भी कभी करता, आप लोग बच्चा पैदा होता है हॉस्पिटल में हो या कहीं, जी सर, वो बना तुरंत उसका जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन या रजिस्ट्रीकरण संशोधन अधिनियम 2023। हो गया। राष्ट्रपति, आप नोट करिए, राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी, इस विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी अगस्त 2023 में मिली। राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई, तेरा कानून बन गया अगस्त 2000। जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन अधिनियम नोट करिए, कब का? 1969 का। जन्म एवं मृत्यु अधिनियम 1969 में संशोधन किया गया। संशोधन क्या किया गया? जन्म और मृत्यु का एक डाटाबेस बनाया जाएगा। डाटाबेस का मतलब कि आंकड़ा दोनों का रखा जाएगा। जब जरूरत हो, जैसे भाई जनगणना होती है, किनकी जनगणना होती है? जो सिर्फ जो जीवित रहते जिंदा हैं। है। लेकिन अब मृत्यु जनगणना भी होगी, इसमें प्रावधान नहीं किया गया है, कई स्टेट शुरू कर दिए। कर्नाटक जो है कुछ साल पहले ये मृत्यु जनगणना कराने वाला पहला राज्य है। वो मृत्यु की जनगणना भी करा लेता है, कितने वर्ष में, मतलब हर साल हो या 10 साल में कितने लोग मरे, ये तो आ जाता है कितने लोग पैदा हो रहे हैं, सब कुछ कितने हैं व्यक्ति। लेकिन बहुत लोगों की मृत्यु भी तो हो रही है हादसों में, स्वाभाविक मृत्यु। जी सर, उसकी भी अब एक डाटाबेस तैयार किया जाएगा। डाटाबेस का मतलब एक आंकड़ा, जिससे हम दोनों, हमको पता लगे कितने लोग जन्म लिए, कितने लोगों की मृत्यु हुई। जैसे जन्म दर होती है, जो उसको प्रतिस्थापन दर भी उसमें होती है। भारत में जन्म दर अभी कितनी है? लगभग अभी 2.3, अब और बढ़ रही है। मतलब कि एक व्यक्ति है तो उनके जो बच्चे पैदा हुए हैं लगभग 2 से थोड़ा ज्यादा, मतलब कई लोगों को मिला है तब पॉइंट। अब एक घट के, अब की बात तो जनगणना अभी हुई नहीं, 2021 में हो जानी चाहिए थी। जी सर, लेकिन कुछ कारणों से भी उसका आया नहीं आंकड़ा। कोविड के बाद ये संभावना इसकी जताई जा रही है 2.1 हो गई, आने वाले वर्षों में और कम हो सकती है जन्म दर। हाँ, जन्म दर। और ये भी आशंका की जा रही है, जैसे जो रिपोर्ट आई है कई संगठनों की है उसकी, 2050 के बाद भारत की जो जनसंख्या वो घटने लगेगी। घटने का मतलब ये नहीं कि पूरी तरीके जितना है उससे घटने लगे, जैसे बढ़ने की रफ्तार पहले से बहुत कम हो गई है। जी सर, और जब ये स्थिति आने लगती है तो उस देश की आर्थिक व्यवस्था पे भी बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि बहुत कम लोग बचेंगे। जो लोग बचेंगे वो बूढ़े रहेंगे, 60 वर्ष के ऊपर के हैं, वो काम नहीं करते हैं। और जो बच्चे 15 वर्ष के नीचे के, वो भी काम नहीं करेंगे। या 18 मान लीजिए इसको, कि तब तक पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, इनके बीच में जो जनसंख्या होगी वही काम करेगी। और अधिक से अधिक लोग जब पे ये लोग भी निर्भर रहेंगे, ये लोग भी इन पर निर्भर रहेंगे, तो व्यक्ति विकास कहाँ से करेगा? ये स्थिति कहाँ आ चुकी है? जापान बहुत ज्यादा वृद्ध लोग हैं, वहाँ प्रोत्साहन किया जा रहा है कि अधिक से अधिक बच्चे पैदा करें। रूस में आप लोग इकोनॉमिक्स पढ़े हैं तो उसमें जनसंख्या विस्फोट पढ़े हैं? जी सर, जनसंख्या क्या होता है जनसंख्या में अचानक वृद्धि हो जाए, वृद्धि दर में अचानक वृद्धि हो जाए, इससे नहीं, वो तो अचानक वृद्धि हो जाती है। अचानक वृद्धि कैसे होने लगती है? जन्म दर ज्यादा, मृत्यु दर कम हो जाती है सर, जन्म दर हाँ। ज्यादा होती है। जैसे एक समय ऐसा रहता है कहीं का भी उसमें कि जितने लोग जन्म लेते हैं उतने लोग मरते भी हैं। जी सर, ये स्थिति कब रहती है? जब देश बहुत गरीब हो। जी सर, मान लीजिए जन्म हो गया, ये मृत्यु हो गई, तो दोनों बराबर। जब बहुत गरीब हो, कोई स्वास्थ्य व्यवस्थाएं वहां नहीं हो, जितने लोग मर रहे हैं, एक एक बीमारी आती है, हजारों लाखों लोग, जैसे
जैसा भारत में आजादी के पहले था। जी सर। प्लेग आती थी, प्लेग। यही जो इस समय जो होता है कालरा, कोई हैजा। होता था तो हैजा, जी सर। गांव लोग खत्म हो जाते थे। प्लेग में लोग छोड़ के भाग जाते थे अपने सगे संबंधी। जैसे कोरोना आया था ना, जी सर। लोग कहाँ छूटे थे, कई लोग उनके घर वाले भी मर जाते, छोड़ के भाग जाते थे। इसमें तो जनसंख्या थोड़ी नियंत्रित रहती है। दूसरी स्थिति आती है कि जन्म दर जो होता है बढ़ जाता है और मृत्यु दर कम हो जाती है। ये क्यों ये तो बढ़ता रहता है। थोड़ा स्वास्थ्य सुविधाएं जब अच्छी होती हैं तो ये मृत्यु जो होती है कम हो जाती है। पहले यहाँ शिशु मृत्यु दर बहुत होती जी थी, सर। बच्चा जन्म लिया खत्म हो गया। ये सब क्यों होता है? स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी, बाल विवाह बहुत होते थे, जागरूकता की कमी थी सर। तो फिर और हॉस्पिटल में लोग कम जाते थे इतनी। अब तो क्या है, किसी को बच्चा पैदा होने वाला है, पहले से ही जांच पूरी शुरू हो जा रही है, सब लोग अवेयर हैं। शादी भी है जो मिनिमम 18 कर दिया गया है, लेकिन इतने लड़के भी पढ़ लिख रहे हैं, बच्चियां भी पढ़ लिख रही हैं, तो 25 साल तक समान हो जा रहा है कि शादी नहीं है। तो जो शरीर भी उनकी है वही से हो जाती है कि किसी चीज को सहन कर ले। पहले माँ की मृत्यु दर भी ज्यादा थी और बच्चे की, और सबसे ज्यादा कहाँ की दर थी? मध्य प्रदेश में, जिसको कहा जाता था कि वो भारत का इथोपिया है। इथोपिया में बहुत ज्यादा मृत्यु दर होती थी बच्चों की। और अगली स्थिति जब आती है इसमें, यही स्थिति जो होती है जब दर बढ़ जाती है, मृत्यु दर कम रहती है, जनसंख्या विस्फोट। फिर जो जब दोनों सब विकसित हो जाते हैं तो लोग अपना सोचने समझने लगते हैं कि बच्चा कम रहेंगे, जितना उनकी पढ़ाई लिखाई है, खर्च ज्यादा है। तो स्थिति जो हमारे यहाँ नहीं आई है, लेकिन कभी इसका कहीं कहीं शुरुआत हो गई है। लोग कहते हैं इतना महंगाई बढ़ गई है, कम से कम बच्चे को किया जाए कि बच्चे को अच्छी शिक्षा दें, अच्छा उसका पालन पोषण। तो जनसंख्या विस्फोट वही स्थिति होती है। इसमें अब सबका डाटा करने के लिए जन्म मृत्यु दर के लिए जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन अधिनियम 2023 लाया गया। अगला नोट करिए, तेलंगाना किन्नर अधिनियम। किन्नरों से जुड़ा इसलिए पूछ सकता है कि किसने बुलाया। किन्नर अधिनियम, किन्नर अधिनियम 2000, अरे वहां लिखिए 1919 लिखिए, हम बता रहे हैं आगे। इसमें 1919 का था, लेकिन इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। तेलंगाना किन्नर अधिनियम, वहां की गवर्नमेंट जो है अधिनियम लाई थी के लिए। तेलंगाना उच्च न्यायालय ने 2023 में उस अधिनियम को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। इतना याद रखिएगा बस कि कहां से संबंधित था? तेलंगाना से। ये पूछ लेता है कभी कभी। अगला नोट करिए, विधि आयोग की 22वीं रिपोर्ट। विधि आयोग की 22वीं रिपोर्ट। देखिए, जो संशोधन किए जाते हैं विधि में, अभी कानून में, सब किसके उस पर किए जाते हैं? विधि आयोग में। विधि आयोग में सदस्यों का चुनाव होता है, उसके अध्यक्ष भी होते हैं, 5 साल के लिए चुना जाता है। जैसे पूरा इस समय कानून जो CRPC IPC था, इसको संशोधित कर दिया गया है। जो IPC था यहाँ 1860 का चलता था, उसका नया नाम क्या कर दिया गया है? न्याय संहिता 2023। इसमें ये किसी रिपोर्ट पे किया गया, इसमें था। अब 1860 का कानून था, लेकिन अब होता रहता था, चल रहा था। इसमें भी IPC में भी समय समय पर संशोधन होते रहते थे।
सेक्शन में था तो उसको उठा के दूसरे जगह कर दिया गया है। मान लीजिए मृत्यु की सजा किसमें थी पहले 302 302 अब वो सेक्शन बदल दिया गया है। कुछ में प्रोविजन भी बदले गए हैं, जैसे अभी हिट रन केस आया था जब ट्रक ड्राइवरों ने हड़ताल कर दिया था। जी सर। इसमें कर दिया है कि जो ड्राइवर होगा, ये आईपीसी नहीं था, ये नियम आईपीसी में ही है, पहले भी था, लेकिन पहले वो देखा जाता था कि उसकी मंशा क्या है, कहीं भूल चूक से तो नहीं हो गया, तो सजा थोड़ा कम हो जाती थी। अब ये कर दिया गया कि अगर उससे किसी तरह से अगर कोई दुर्घटना हो जा रही है तो उसमें कई परिस्थितियां 10 लाख 7 लाख, इसीलिए ट्रक ड्राइवरों ने हड़ताल कर दिया था। छाछ उतने पैसा देंगे, सजा भी है सर। सजा भी है, नहीं तो जुर्माना देने को छूट सकते हैं, लेकिन एक आम आदमी जो ड्राइवर कौन होता है? आम सर ड्राइवर हम भी हैं, आप भी हैं, हम भी गाड़ी आप भी चला रहे हैं, हम लोग भी ऐसा तो है नहीं जी सर। कोई अपनी भी गाड़ी चलाएगा, जी सर। तभी तो दिक्कत है। जी सर। इसी का लेकर विरोध हो रहा है। कई इसमें मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत प्रोविजन चेंज भी कर दिए गए। वो किसकी रिपोर्ट किए जाते हैं सर? विधि आयोग। इसमें देखिए आगे एक 22वीं रिपोर्ट क्या है। इस रिपोर्ट में राजद्रोह से संबंधित, राजद्रोह क्या होता है? अपने मुल्क से करता है, देश के खिलाफ आप कोई ऐसी एक्टिविटी करें जिससे देश को नुकसान हो। राजद्रोह से संबंधित आईपीसी की धारा 124A को बनाए रखने की सिफारिश की गई। 124A हाँ, ए आईपीसी उसको पूरा कर देंगे 124A। ये हो रहा था कि इसको समाप्त कर दिया जाए। इसमें कई बार लग जाता है, जैसे जेएनयू में कई छात्र नेताओं को लगा था आंदोलन ना, जी सर। कुछ देश विरोधी नारे लगाए हुए हैं। इसका विपक्ष जो होता है कोई रहे, कोई गवर्नमेंट रहे, तो हमेशा इसका कौन फायदा उठाता है? जो सत्ता में रहता है, विपक्ष हमेशा विरोध करती है। इस पे विधि आयोग ने कहा कि नहीं, इसको रहने दिया जाए, इसको खत्म न किया जाए, रिपोर्ट दी है। और इसमें कितना सजा का प्रावधान है, कितना चेंज हुआ है, उसको नोट कर लीजिए राजद्रोह में। इस रिपोर्ट में अधिकतम जेल की सजा को 3 वर्ष या आजीवन कारावास की 3 वर्ष या आजीवन कारावास की मौजूदा सजा को बढ़ाकर 7 वर्ष या आजीवन कारावास करने की सिफारिश की गई। 7 वर्ष 7 ईयर। इसको लिख लीजिए, तो याद जो लिखा है बताते हैं क्यों ऐसा किया जाता है। सात वर्ष से आजीवन कारावास की सजा की सिफारिश की गई। बारिश की देखिए, कोई सजा रहती है जब उसमें या लगाया जाता है तो दोनों सब बंद कर दीजिएगा।